गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 7 का पहला लेसन है इंद्रधनुष। तो ये जो लेसन है, इस लेसन के जो हमारे इस जो कविता है, इस कविता के हमारे लेखक है रमा सिंह। तो वो कविता के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं, क्या उद्देश्य देना चाहते हैं? बरसात में प्रकृति के सौंदर्य को देखने की समझ पैदा करना, इंद्रधनुष के बनने की प्रक्रिया को समझना, जीवन में दुख के बाद सुख आते हैं ये विश्वास बनाए रखना, दुख के समय में आशा का त्याग न करने की सीख देना। तो ये एक पोएम का, एक कविता का, हर कविता का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो ये इस कविता का उद्देश्य है। अगर हम देखें ये पाठ का आशय अगर देखा जाए तो इस पाठ में बताया गया है कि वर्षा के बाद धरती से मीठी मीठी गंध आती है। वर्षा के बाद आप देखना, जब धीमी धीमी वर्षा हो जाती है, उसके थोड़ी देर बाद धरती से एक अजीब सी एक सुगंध निकलती है जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। फूल और पौधे स्वच्छ हो जाते हैं जब बहुत दिनों के बाद बारिश होती है। धूप के दिन हो चाहे जो भी मौसम हो, बहुत दिनों के जब बारिश होती है तो पेड़ पौधे, घर द्वार, जहाँ भी जो धूल लगे होते हैं सारे साफ हो जाते हैं। तो सारी और स्वच्छता छा जाती है। सारे फूल पौधे पत्तियाँ सब कुछ स्वच्छ हो जाते हैं। आकाश में रंग बिरंगी इंद्रधनुष दिखाई देने लगते हैं। तो आपने देखा होगा कि आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देने लगते हैं जिसमें कि 7 रंग होते हैं, जो कि बहुत सारे आपको डेली लाइफ में देखने को मिल जाएंगे। कवि कहते हैं जैसे काले बादलों के बरसने के बाद इंद्रधनुष दिखाई देती है। जब इंद्रधनुष हमेशा हर दिन जब भी बारिश होती है उसके इंद्रधनुष नहीं दिखाई देती, कभी कभी दिखाई देती है। तो जब बहुत बादल गरजते हैं, घोर बारिश होती है, उसके बाद अचानक कभी देखना हल्की सी धूप निकल आती है, उस समय देखना इंद्रधनुष आपको दिखाई देती है। तो कहा जा रहा है जब काले बादल पूरे चारों ओर अंधेरा छा जाता है, उसके घोर बारिश होती है, उसके बाद इंद्रधनुष निकलता है। मतलब यहाँ इसको जीवन के साथ कंपेयर किया गया है कि जब आपके जीवन में घोर दुख आता है, बहुत ज़्यादा दुख आता है, तो उसके बाद वो दुख एक ना एक दिन ख़त्म जरूर होता है। और ख़त्म होने के बाद जो है एक सुनहरी प्रकाश बोला जाए, जैसे कि अंधेरे बादल के बाद एक रंग बिरंगी इंद्रधनुष निकलती है, उसी प्रकार बहुत ज़्यादा दुख होने के बाद फिर धीरे धीरे खुशियाँ भी हमारे जीवन में आती हैं। यहाँ पे जो अंधेरे बादल है उसका कंपेयर किया गया है दुख से, और जो इंद्रधनुष है उसका कंपेयर किया गया है हमारे सुख से। तो बोला जा रहा है कि जैसे काले बादल के बरसने के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है, वैसे ही जीवन में दुखों के अंधकार के बाद सुख जरूर आता है। यह आशा हमें कष्ट सहने की शक्ति देती है। जीवन में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि दुखी नहीं है, जो किसी के जीवन में दुख नहीं आता। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, जिसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, उसको दुख नहीं, उसे भी किसी न किसी प्रकार का दुख है। जीवन में हर किसी के जीवन में सुख और दुख लगे होते हैं। तो जब हमारे जीवन में दुख आता है तो हम इसी आशा से उस दुख को सहते हैं कि किसी न किसी दिन ये दुख अवश्य समाप्त होगा और हमारे जीवन में खुशियाँ आएंगी। वस्तुतः सुख के आने की आशा हमारे लिए इंद्रधनुष के समान है, जो जीवन के दुखों से खत्म नहीं होता। जीवन में जब हमारा दुख आता है तो हमारा जीवन खत्म नहीं हो जाता, बल्कि हम इस आशा से और जीते रहते हैं कि एक ना एक दिन ये दुख खत्म होगा और हमारे जीवन में सुख आएगा। तो अगर हम लाइन बाय लाइन देखें तो देखा जाएगा, नभ में उग आई लो रंग भरी रेखा एक टेढ़ी सी, जिसको हम इंद्रधनुष कहते हैं। तो आकाश में एक टेढ़ी सी रेखा, आपको पता है इंद्रधनुष कैसे निकलती है, एक टेढ़ी सी रेखा निकल आई है रंग बिरंगी, जिसमें कि 7 कलर्स होते हैं, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष। उमड़ घुमड़ कर अभी बादल ये बरसे हैं, महक उठी धरती और फूल पत्ती पौधे सब सरसे हैं। तो उमड़ घुमड़ कर पूरा बिजली तड़क और बहुत ही आवाज़, लाइटनिंग, थंडरिंग, उसके बाद फिर जब बारिश होती है, वो बारिश होने के बाद धरती जो है महक उठी है, धरती से धीमी धीमी महक आ रही है जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। और फूल पौधे सारे सरस उठे हैं। सरस उठने का मतलब होता है ताजे हो गए हैं, सब धुल गए हैं और साफ हो गए हैं। जीवन में इसी दुख की घटाओं का अंधेरा है, इसके पीछे शायद रंगों का घेरा है। तो जीवन में इसी प्रकार दुख और सुख लगे रहते हैं। यहाँ पे घटाओं का अंधेरा है का तात्पर्य है हमारे जीवन में आने वाले दुख, और रंगों का घेरा है अर्थात हमारे जीवन में आने वाले सुख। तो जीवन में सुख दुख लगा होता है, दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता ही रहता है।
इसी आशा के तर्क पर दुख और दाह हम सहते हैं, जीवन में इसी आकर्षण को इंद्रधनुष कहते हैं। तो इसी आशा के साथ कि हमारे जीवन में जो दुख है वो एक ना एक दिन जरूर समाप्त हो जाएगा और हमारे जीवन में सुख आएगा, इसी तर्क, इसी आशा के साथ हम ये दुख को सहते जाते हैं कि हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। इसी जीवन को, इसी जो हमारे जीवन में जो सुख दुख लगा रहा है, इसे ही हम जीवन कहते हैं। और जीवन में इसी आकर्षण को हम क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। जैसे कि घोर बारिश के बाद इंद्रधनुष की अपेक्षा हम करते हैं कि घोर बारिश होने के बाद, अंधकार के बाद इंद्रधनुष आएगा, वैसे ही दुख के बाद हमारे जीवन में सुख भी आएगा। तो क्वेश्चन आंसर से स्पष्ट करो, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लिख कर दूंगी। अब हम देखते हैं ट्रू फॉल्स। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। आसमान में उगी एक टेढ़ी सी रंगीन रेखा को इंद्रधनुष कहते हैं, सही। बादलों के बरसने से धरती महक उठी और फूल पत्ते ताजा हो गए, सही। जैसे इंद्रधनुष में रंगों का घेरा होता है, उसी तरह जीवन में दुख घिरे होते हैं, सही। इंद्रधनुष का दिखाई देना जीवन में आकर्षण का प्रतीक है, सही। दुख की घटाओं का जीवन के दुखों से है, सही। तो जितने भी यहाँ पे ट्रू फॉल्स है सारे सही ही होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे शब्द संपदा। शब्द संपदा पहला क्वेश्चन है, विलोम शब्द लिखिए। तो पहला है फूल। फूल का ऑपोजिट होता है कांटे। टेढ़ी का ऑपोजिट होता है सीधी। आशा का ऑपोजिट होता है निराशा। जीवन का होता है मृत्यु। अंधेरा का होता है उजाला या फिर प्रकाश भी आप लिख सकते हैं। आकर्षक का अनाकर्षक। फिर से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है रंगों से भरी हुई। पहला क्वेश्चन है रंगों से भरी हुई, तो इसे हम बोलते हैं रंगीन। दूसरा है जो कल्पना से परे हो, कल्पनातीत। जो कल्पना से परे हो उसे हम बोलते हैं कल्पनातीत। जिसका आकार हो, जिसका आकार हो उसे हम क्या बोलते हैं? साकार। जिसका आकार हो उसे हम क्या बोलते हैं? साकार। उसके बाद भाषा बोध। भाषा बोध में अगर हम देखें तो यहाँ पे दिया गया है विशेषण के बारे में। रंग भरी रेखा में रंग भरी विशेषण है और रेखा विशेष्य है। तो रंग भरी रेखा अगर हम देखें तो रेखा कैसी है? रंग भरी है। कैसी है? जब हम पूछते हैं लाल है, काला है, पीली है, हरी है, मोटा है, छोटा है, पतला है, तो वो जो बता रहा है कैसी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विशेषण। तो यहाँ पे रंग भरी जो है विशेषण, जिसके बारे में बता रहा है। रंग भरी क्या है ना? रेखा जो है वो रंग भरी है, तो रेखा जो है विशेष्य है। और यहाँ रंग भरी, उसके बाद ये कौन सा विशेषण है ना उसके बारे में बता रहा है, वो कैसा है, उसके गुण के बारे में बता रहा है, तो ये है गुणवाचक विशेषण। इसी प्रकार सतरंगी इंद्रधनुष। अगर मैं आपसे पूछूं सतरंगी इंद्रधनुष, तो इंद्रधनुष कैसा है? सतरंगी है। सतरंगी है, ये क्या हुआ तब? विशेषण हुआ। किसके बारे में बता रहे हैं? सतरंगी क्या है ना? इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष क्या होगा? विशेष्य होगा। तो ये भी गुणवाचक है क्योंकि यहाँ पे इसके गुणों के बारे में चर्चा की जा रही है। जो विशेषण किसी व्यक्ति वस्तु के गुण, दोष, आकार, दशा आदि का बोध कराते हैं उनको हम लोग बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। जीवन में इसी आकर्षण को इंद्रधनुष कहते हैं। इस वाक्य में इसी सार्वनिक विशेषण का विशेषण है। पहला जब हम देखें तो इसमें था गुणवाचक विशेषण के बारे में बात हो रहा था। दूसरा हम जब देखें इसी आकर्षण, तो यहाँ पे इसी का प्रयोग हुआ है। तो इसी यहाँ पे ये गुणवाचक विशेषण नहीं है, बल्कि ये क्या कहलाता है ना? सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सार्वनिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? सर्वनाम आपको पता है, यह वह, ये जो भी शब्द सर्वनाम के लिए यूज करते हैं हम लोग, यह वह, उसे, इसे, ये सब सर्वनाम है। लेकिन जब ये विशेषण के साथ यूज होता है, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में यूज होने लगता है, किसी शब्द के आगे लगा होता है और एक विशेषण के रूप में यूज होता है, तो वहां पे वो सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। जैसे वो आकर्षण, इसी आकर्षण, आकर्षण को बता रहा है इसी आकर्षण, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा ना? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसको कि करने को कहा गया है, जैसे खस्ता कचौड़ी। खस्ता कचौड़ी में आप अगर बोला गया है नीचे दिए गए शब्दों में विशेषण शब्दों को छांटकर उनके भेदों के नाम लिखिए। विशेषण शब्दों, तो खस्ता कचौड़ी में विशेषण क्या है? खस्ता। कौन सा विशेषण है ये ना?
गुणवाचक विशेषण है। यह पुस्तक, इसमें विशेषण क्या है ना, ये कौन सा विशेषण है ना, सार्वनामिक। सार्वनामिक का स्पेलिंग यहाँ है, यहाँ से आप देख के लिख सकते हैं, सार्वनामिक। न्यायप्रिय राजा, यहाँ पे विशेषण क्या है, न्यायप्रिय, ये उसके गुणों को बता रहा है, तो ये है गुणवाचक विशेषण। बुद्धिमान बालक, बुद्धिमान है यहाँ पे विशेषण, कौन सा विशेषण है ना, गुणवाचक विशेषण है। वह खिलौना, वह सर यहाँ पे जो सर्वनाम है विशेषण के रूप में यूज हो रहा है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक का स्पेलिंग यहाँ से आप देख सकते हैं। रहा क्वेश्चन नंबर, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ समास के बारे में चर्चा की गई है, तो यहाँ पे द्वंद्व समास के बारे में केवल बताया गया है। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, फूल, पत्ती, पौधे, यह द्वंद्व समास का उदाहरण है। साधारणतः द्वंद्व समास 2 पद होते हैं और दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें 2 पद होगा जिसमें कि दोनों पद सेम होगा, मतलब फर्स्ट वाले का जितना वैल्यू होगा सेकंड वाले का भी उतना ही वैल्यू होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं द्वंद्व समास। जैसे कि गुरु शिष्य, गुरु और शिष्य, पाप पुण्य, पापे व पुण्य, यहाँ पे आप व लगा सकते हैं या फिर और लिख के लिख सकते हैं, ऐसे करके लिखा गया। तो यहाँ पे दिया है माता पिता, यहाँ पे बोला कि निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह कीजिए, तो यहाँ विग्रह करने के लिए आप और व का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, माता पिता, तो आप बीच में बस क्या लगा देंगे, और लगा देंगे, माता पिता लगाएंगे, उसका इक्वल टू दे के लिखेंगे माता और पिता। वैसे दिन रात में क्या लिखेंगे, दिन और रात। वैसे ठंडा गर्म में क्या लिखेंगे, ठंडा और गर्म। देश और विदेश, राजा और रंग। ये आपको करना है 1 नंबर, 2 नंबर, इसका 1 नंबर, इसका 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि मैं आपको लिख के भेजूंगी, और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये बाकी रहा, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लिख के भेजूंगी। आप उसे लिख के नोट्स कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।